हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाने वाला हूं। इस मुद्दे पर आज से 5 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसे लाखों लोगों ने देखा था। लेकिन दोस्तों, 5 साल पहले और आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है, इसलिए इस पर एक लेटेस्ट अपडेट दिया जाना बहुत ही ज़रूरी है। जो लोग नए नए केस में आते हैं वो अधिकतर राय लेते हैं कि साहब मुझे क्या करना चाहिए। हिंदू व्यक्ति होता है तो उसको बोला जाता है आप सेक्शन 9 ऑफ एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट फाइल कर लीजिए। मुस्लिम व्यक्ति होता है तो उसे बोला जाता है हक जोजियत फाइल कर लीजिए। दोनों एक ही चीज़ें होती हैं जिसमें आप कोर्ट को ये कह रहे हैं कि पत्नी को आदेशित किया जाए कि वो मेरे पास आकर के रहे। इसी को इंग्लिश में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस भी कहते हैं। गांव देहात में विदाई का केस भी कह देते हैं। अब दोस्तों, जब ये केस करने के लिए आपको कोई भी राय देगा तो वो आपको इस केस के कुछ फायदे भी बताएगा। इस केस के फायदों के रूप में आपको बताया जाएगा कि आप पर मेंटेनेंस नहीं लगेगा, मेंटेनेंस से आप बच जाएंगे। 498 के केस में आपको फायदा मिलेगा क्योंकि आप कहेंगे कि मैं तो रखना चाहता था, ये नहीं रह रही थी और इसने मुकदमा गलत दर्ज कराया है। और डाइवोर्स केस में भी आपको फायदा मिलेगा क्योंकि सेक्शन 9 की डिग्री को भी आप एक ग्राउंड की तरह यूज करेंगे। ये सब चीजें, ये सब फायदे बताए जाते हैं जिससे आप कन्विंस होते हैं और सेक्शन 9 का केस फाइल कर देते हैं, हक जोजियत का केस फाइल कर देते हैं। अब दोस्तों, इसकी रियलिटी चेक करते हैं और 2026 में सेक्शन 9 फाइल करने के कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं वो जानते हैं। सबसे पहले जो ये आपको फायदे बताए जाते हैं, क्या ये वास्तव में मिलते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ना तो आपको मेंटेनेंस के केस में कोई फायदा मिलता है, ना तो आपको 498 में कोई फायदा मिलता है, और ना ही डाइवोर्स में एक ग्राउंड की तरह यूज होता है। क्यों, को हम पूरा डिटेल में जानेंगे। लेकिन ये तो कंफर्म है कि इससे कोई फायदे तो नहीं मिलते आज के समय पे। कोई देखो, एक्सेप्शन हर चीज की होती है। कोई 100 में से एक केस हो गया कि किसी तरह से किसी को कोई फायदा मिल गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जनरली कोई फायदे नहीं मिलते। हाँ, लेकिन नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। एक एक करके पॉइंट वाइज हम इस पूरे बात को समझेंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिरी तक वीडियो में बने रहना और ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए, आप जब सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं उस समय आपके मन और दिमाग में दो चीजें होती हैं। पहली ये हो सकता है कि मैं अपनी पत्नी को साथ रखना चाहता हूं, या ये हो सकता है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, लेकिन किसी की राय पे आपने सेक्शन 9 का एचएमए या हक जोजियत का केस फाइल कर दिया। अब अगर आपको उसके साथ रहना ही नहीं है और वो लड़की आपके नोटिस के बाद कोर्ट में आके कहती है कि ठीक है, इन्होंने केस फाइल किया, मैं साथ जाने को तैयार हूं, तो आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। क्योंकि तो आप लाने नहीं चाहते थे, लेकिन अब लड़की रेडी है तो आप मना कर ही नहीं सकते। कोर्ट कहेगी जाओ लेके जाओ। सेकेंडली, अगर आप उसको लाना चाहते थे इसलिए आपने सेक्शन 9 का केस फाइल किया है, लेकिन आपके सेक्शन 9 के नोटिस के बाद उसने 498A, मेंटेनेंस, डीवी सब डाल दिए और गंदे गंदे बुरे बुरे इल्जाम आप लोगों के ऊपर लगा दिए हैं। अब आपका मन पलट जाता है कि साहब अब मैं नहीं रखना चाहता, लेकिन केस आपने वही फाइल किया है कि मैं अब भी रखना चाहता हूं। तो ऐसे में भी आप फंस जाते हैं जब लड़की आके कह दे कि मुझे तो ठीक है, साथ जाना है, ये साथ रखना चाहते हैं, मैं जाने को तैयार हूं। ऐसे में आप फंस जाओगे, बहुत बुरी तरह फंस जाओगे। और कई बार प्रॉपर्टी का मैटर भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि अगर वो लीगल सलाह लेके आपके घर में आती है तो घर खाली करने से कई बार मना कर देती है। फिर उसके लिए भी केस वगैरह आपको डालने पड़ते हैं जो सालों साल चलते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। अगर पत्नी इसी केस में अपियर होकर के सेक्शन 24 ऑफ एचएमए की पिटीशन लगा के बोले कि मुझे प्रति माह इतना पैसा दो, आने जाने का इतना पैसा दो और केस को चलाने का इतना पैसा दो, तो यदि पत्नी की कोई इनकम रिकॉर्ड पे नहीं है तो जनरली ये सब चीजें उसको ग्रांट हो जाती हैं और आपको अपने ही सेक्शन 9 एचएमए के केस में पत्नी को हर महीने पैसे भी देने पड़ेंगे। अगला नुकसान, अगर पत्नी और आपका प्लेस अलग अलग है तो पत्नी कई बार आपके प्लेस पर आकर के सेक्शन 9 लड़ना प्रेफर नहीं करती और एक ट्रांसफर पिटीशन लगा देती है। अब स्टेट अलग अलग है तो सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट एक ही है तो हाई कोर्ट में। अब जब ये पिटीशन लग जाती है तो 99.99% केस लड़की के प्लेस पे ट्रांसफर हो जाता है और आपको अपने ही केस के लिए दूसरे प्लेस पे जाकर के फाइट करनी पड़ती है, जो आपके लिए एक अलग लेवल का हैरेसमेंट बन जाता है। अगली प्रॉब्लम, यदि पत्नी आपके केस में अपियर हो जाए सेक्शन 9 में आप ही के प्लेस पे और आकर के बोले हाँ ठीक है मुझे तो केस फाइट करना है, तो आपको भी पता होगा चाहे सेक्शन 9 का केस हो चाहे डाइवोर्स का केस हो, हमारे यहाँ पे कितना ही चल सकता है, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। सेक्शन 9 के ऐसे ऐसे केस है मेरे पास जो पिछले 6 7 साल से अभी भी पेंडिंग है। तो आपका बहुत बड़ा समय इसमें गुजर जाएगा एक ऐसी प्रक्रिया में जो आप चाहते ही नहीं है, आप रखना ही नहीं चाहते। अगर वो केस आप जीत भी जाएंगे तो कोर्ट यही ऑर्डर करेगा कि पत्नी को कि जाके इसके साथ रहो, वो आप चाहते नहीं है, तो आपको क्या मिला। अगला नुकसान, अगर सेक्शन 9 का केस पत्नी आपके प्लेस पे आके पूरा लड़ती है, चाहे वो कितने भी साल चले, 4 साल 5 साल 6 साल, और आखिरी में आप केस हार जाते हैं और पत्नी के पक्ष में फैसला हो जाता है,
तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके हर एक केस पे जाएगा, चाहे वो 498 हो, चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कुछ ना कुछ टिप्पणी ऐसी जरूर आ जाएगी जो कि आपके खिलाफ होगी। अगला और बेहद इंपॉर्टेंट नुकसान, अब मान लेते हैं आप सेक्शन 9 का केस फाइल किए हैं, पत्नी आ जाती है और उस केस को लड़ने लगती है, केस सालों साल चलता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, और जब तक भी ये केस चलता है आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करने के लिए सेक्शन 9 का फाइनलाइज होना बहुत जरूरी है या विड्रॉ होना बहुत जरूरी है। अगर ये केस चल रहा है तो आप डाइवोर्स भी फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक ये केस चलता रहेगा, यानी इस केस का जजमेंट होना पहले ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों आज के सिनेरियो की बात करते हैं। मान लेते हैं आपने सेक्शन 9 फाइल किया, आप कुछ साल स्पेंड करके, 4-5 साल स्पेंड करके आपके फेवर में डिक्री भी आ जाती है। अब आप इस डिक्री को मेंटेनेंस केस में रखते हैं कि साहब मैंने सेक्शन 9 फाइल किया था और मेरे फेवर में डिक्री आ गई, तो क्या आपका मेंटेनेंस नहीं बनेगा? इसमें दोस्तों 1% भी आज के समय सच्चाई नहीं रह गई है। सेक्शन 9 को मेंटेनेंस केस में पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। सेक्शन 9 की डिक्री के आधार पर अब रेयरेस्ट ऑफ द कोई रेयर केस होगा जिसमें मेंटेनेंस खारिज किया जाता है, अदरवाइज आप खुद सब साक्षात इसके उदाहरण है जो मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेक्शन 9 डाला था, उसके बाद भी आपका मेंटेनेंस लगा हुआ है, कोई खास फायदा उसमें आपको नहीं मिलता, जस्ट आप एक आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। 498 में इसका आपको कोई फायदा नहीं मिलता और ना ही डाइवोर्स केस में इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलता है आज के समय में, इन माय ओपिनियन। बाकी सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। मेरे हिसाब से सेक्शन 9 या हक के जोजियत का केस फाइल करना आज के समय में समझदारी वाला कदम नहीं कहलाएगा और आप एक आउटडेटेड लॉ को एक तरीके से फॉलो कर रहे हो जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपको आपकी पत्नी को लेके आना ही है और आपकी पत्नी को आपके साथ रहना ही है तो किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है, फिर आप वैसे ही उससे बात करोगे और उसके आने का मन होगा तो वो आ जाएगी, और जिसको नहीं आना आप कुछ भी डालते रहो, नहीं आएगी। और कोर्ट कचहरी अगर आपने एक बार कर दी तो जिसका आने का मन होगा वो भी नहीं आएगी। तो इसलिए प्रैक्टिकली इसका यूज नजर कहीं आता नहीं है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।